बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, प्रोग्राम सियासी अहवाल के साथ आपका मेज़बान महर सीमाब एक बार फिर हाज़िर हूँ। नाज़रीन, जिस तरह के सियासी गहमा गहमी उरूज पर है और मुल्क भर में इलेक्शन की तैयारियाँ जो है वो जारी हैं, तो आज हम अपने प्रोग्राम में एक और नए हल्के एबटाबाद से मौजूद हैं और आज भी हमारे साथ खसूसी मेहमान जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामज़द उम्मीदवार सैयद सलीम शाह साहब, जो कि NA-17 और PK 45 के यहाँ पर उम्मीदवार हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के। तो यहाँ पर ज़िला एबटाबाद के बिलखसूस हल्का तनावल में जो समाजी शख्सियत हैं ये बहुत ही ज़्यादा पहचाने जाते हैं यहाँ पर इन इलाकों में। तो आज के प्रोग्राम में हम उनसे पूछेंगे कि वो यहाँ पर इस इलेक्शन में यहाँ पर जो है मुकाबला है इनका मुख्तलिफ़ पार्टीज़ से और यहाँ पर वो क्या सियासी मंशूर लेके आए हैं, उन्हीं से बातें होंगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र। सबसे पहले आपको K2 TV की स्क्रीन पे हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और पार्टी का मंशूर सर और ये है कि ये एक बुनियादी चीज़ होती है। सबसे पहले जिस तरह के रोटी कपड़ा मकान आप का नारा है पीपल्स पार्टी का यहाँ पर, तो आप अपने हल्के के लिए जो मसाइल हल करने के लिए क्या हल लेके आए हैं? शुक्रिया जी। ऐसे कि मंशूर तो हमारा वही है जो बुनियादी तौर पे पीपल्स पार्टी का था, रोटी कपड़ा और मकान। ये मैशत का बाकायदा दो चीज़ें जो हैं ये अहम चीज़ भी है, अहम चीज़ बुनियादी, बिल्कुल मैशत के गिर्द यही घूमती हैं। सही बात। लेकिन अब हमने क्योंकि इस 2024 के इलेक्शन के लिए एक 10 नकाती प्रोग्राम दिया है, मंशूर नया दिया है, तो उसमें बुनियादी चीज़ें जो हमने रखी हैं, एक तो ये कि अगले 5 साल में अगर हमारी गवर्नमेंट रहेगी तो उसके दौरान जो है ना मुख्तलिफ़ टाइम पे जो हमने सैलरी के मद में या पेंशनर जो लोग हैं उनकी वो बढ़ानी है, तो वो अगले 5 साल में दुगना हो जाएगी। सही। तो आज ले रहे हैं ये, उसके अगर आज एक आदमी 10,000 ले रहा है, मैं 60 मिसाल दे रहा हूँ, तो उसको 5 साल में उसकी तनख्वाह 20,000 हो जाएगी। ठीक है। दूसरा, हमारा जो इस वक्त मामला जो चल रहे हैं महंगाई के बहुत अरूज, माशियत भी आपको सामने, बहुत सारी चीज़ें इस तरह की हो चुकी हैं कि जो एक मुतवस्सित तबके के लोग जो हैं उसका गुजारा करना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल। अगर एक आदमी की सैलरी 60,000 है ना, तो उसके तलीमी खर्चात, बिजली के बिल, ये चीज़ें अगर उसको मिला के देखें तो उसके पास अपने लिए कुछ घर के अखराजात के लिए बचता ही नहीं है। बिल्कुल। जो बिल अदा करके रहेगा तो वो फारग हो जाएगा। तो उसके लिए उसमें एक प्रोग्राम हमने ये भी किया है कि 300 यूनिट बिजली जो है ना ये हर आदमी को फ्री मिले। सही। उसका ये सोचते होंगे कि मुझ पे ये सवाल भी हुआ कि ये कैसे हो सकता है। ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं, ये मुमकिन है। और कराची में या सिंध में ये हमने करके दिखाया है, ये उधर चल रहा है ये प्रोग्राम। 300 यूनिट बिजली वो सोलर सिस्टम से करें या जिससे भी करें, तो ये इंशाल्लाह प्लान मतलब हो सकता है। मतलब ये नहीं है कि जिस तरह का नारा नहीं है, नारा नहीं, ये हो सकता है, ये करके दिखा दिया भी। और आवाम को जरूरत भी इस चीज़ की, अब जिस तरह बात आपने की कि वो अपने बिल नहीं अदा कर सकते, अगर यही हो जाता है तो फिर ठीक है। उसके अलावा जो हमारे इस वक्त बहुत सारे बच्चे जो हैं वो जब उससे तालीम से फारुग होकर निकलते हैं ना, तो उनको रोज़गार नहीं मिलता। सही। तो वो हम एक ऐसा करेंगे कि उनके लिए एक प्रोग्राम जो जिस तरह बेरोज़गारी अलाउंस बाहर मुल्कों में भी चल रहा है, कोई ऐसा नहीं है, सपोर्ट आपके सामने आज तक लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, तो वो हम उनके लिए रखेंगे ताकि हुकूमत की जिम्मेदारी हो जाए कि इनको या तो ये पैसे मिलेंगे या इनको रोज़गार देना है। सही। तो ये भी करेंगे। उसमें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम तो पहले से चल रहा है। बिल्कुल। उसमें हमने ये जैसे महंगाई का चल रहा है, तो उसमें हम उनके लिए जो किसी ख़ानदान में अगर किसी का रोज़गार नहीं है तो वो भी हम प्रोग्राम चला रहे हैं ताकि उनको फ़र्ज़ करें। एक चीज़ है, अब चल भी रहा है कि जिसके पास बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का कार्ड है तो वो राशन जो है ना 50% रियायत पे वो उनको उससे मिल भी रहा है। तो ये कर रहे हैं। फ़र्ज़ करें अगर घी की कीमत 400 है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, पता नहीं कितनी की कहाँ तक पहुँची हुई है, तो वो अगर 400 है ना तो वो 200 में मिलेगा। तो ये बड़ी चीज़ है। तो इस तरह के प्रोग्राम हमने उसमें अपने मंशूर में रखे हुए हैं। अच्छा सर, ये बताएं जिस तरह के NA-17 की अगर मैं बात करूँ, आपके मद्दे मुकाबल जो है PTI के MNA साहब का जो थे अली खान जदून
रिसेंटली यहाँ पर वही रहे, पिछले गुज़श्ता इलेक्शन में जीते थे। इस तरह मुस्लिम लीग के मलक मोहब्बत अवान साहब हैं। देखिए ये लोग यहाँ पर रहे हैं, यही दो पार्टियाँ ज़्यादातर हुकूमत में रही हैं, तो आप क्या समझते हैं वो कौन से ऐसे काम हैं जो कि वो नहीं कर सके? ज़ाहिर बात है आप तो इस इलाके में जिस तरह के आप अभी गए होंगे, आपकी कंपेन्स भी हैं, तो वो कौन से ऐसे मसाले आप समझते हैं कि वो नहीं कर सके और जो करने चाहिए थे और आप अब वो करना चाहते हैं, तो आवाम को क्या मैसेज देंगे? ऐसे तो ये मैसेज अगर आप आवाम से लेते ना तो आपको आवाम तो परेशान है। चाहे अब देखें बात वही आ जाती है। मैं किसी अच्छे अगर मेरा मैसेज जाएगा तो हो सकता है मेरे सियासी जो रईफ हैं वो कहेंगे कि जी ये तो इलेक्शन में है तो इसलिए ये कह रहा है, लेकिन ये जो पिछला 10 साल हमारी यहाँ हुकूमत रही है PTI की, बेशक उससे पहले यहाँ मुस्लिम लीग की हुकूमत, मेरे ख्याल में आवाम को वो कुछ डिलीवर नहीं कर सकी। अगर हम देखें एबटाबाद के रोड को ही देख लें, ट्रैफिक के हालात जो अगर देखें जिससे रोज़ हमारा वास्ता पड़ता है, रेशम की हालत देखें, तो वो का मंजर पेश कर ऐसे अब सड़क नहीं नज़र आ रही, खंडरात नज़र आ रही। बेशक। और यहाँ की जो ट्रैफिक का दबाव है उसके लिए उन्होंने कुछ भी नहीं कर सके। जो शहर में हम फंसे रहते हैं, तो इंशाअल्लाह अगर हमें मौका मिल गया तो ऐसी कोई नहीं है कि हमें 10 साल चाहिए, 20 साल चाहिए। अगर हमें अपनी हुकूमत का टाइम ही पूरा मिल गया ना तो इसमें इंशाअल्लाह ये मसाइल हम हल करके दिखा देंगे। अच्छा सर, जिस तरह के बिलावल भुट्टो जो है मुतअद्दिद जलसों में कह चुके हैं कि आज़ाद उम्मीदवारों को हम हुकूमत में मिलाएंगे, तो यहाँ पर तो पार्टी टिकट्स जिस तरह के हज़ारा भर में तो दिए गए, तो आप क्या समझते हैं कि मतलब जो अगली हुकूमत बनेगी यहाँ पर, चाहे वो मरकज़ में चाहे सूबाई में बने, तो यहाँ पर आपकी पार्टी का उसमें क्या लाएमल होगा कि आप आज़ाद को भी साथ में लेके जाएंगे यहाँ पर? देखिए हुकूमतें बनाने में तो हज़ारा डिवीज़न की बात करते हैं, हज़ारा डिवीज़न में भी ऐसे है, लेकिन हुकूमत जब तभी बनती है जब उनके वो नंबर पूरे नहीं होते ना, तो ऐसे तो जो आज़ाद उम्मीदवार होते हैं इनकी भी मजबूरी होती है कि ये किसी न किसी जमात में जाएं। वैसे तो रहने एक हफ्ता इनको टाइम होता है, ये मेरे ख्याल में 2 हफ्ते तक किसी जमात मतलब आप मिला सकते हैं यहाँ, तो जाहिर चाहे सूबाई के लिए आपको जरूरत पड़े चाहे कौमी के लिए, जाहिर है उसमें ये तो ज़रूरी है कि हो सकता है। अच्छा सैयद सलीम शाह साहब ये बताएं, देखिए एबटाबाद के अगर मेन मसले जिस तरह आपने रोड्स की बात की, यहाँ पर मैं बात करूँ जिस तरह तजावज़ात की बड़ी भरमार है इधर, ठीक है, और पानी की आप देखें मानसून बारिशों में क्या हालात होते हैं कि इन्हीं रोडों पे, जैसे अभी ये पीछे ही रोड है, तो यहाँ पर किस तरह पानी जो है सैलाब का मंजर पेश करता है। तो ये मेगा प्रोजेक्ट जितने भी है ये क्यों नहीं हो सके? आप क्या समझते हैं उन हुक्मरानों ने या उन लीडरान ने क्यों नहीं किए जो इससे पहले यहाँ हुकूमत में रहे एबटाबाद में? देखिए जी, ये जो आप सीवरेज सिस्टम की बात कर रहे हैं ना, तो वो हमारा बिल्कुल नकारा हो चुका है। अब जितना पानी, आबादियाँ भी बढ़ गई हैं, ठीक है, कुछ इलाके पुख्ता हो गए, वो पानी जो ज़मीन में जज़ब होता था ना वो भी अब जज़ब नहीं हो रहा, रास्ता ही नहीं है, तो नालियाँ बंद, आगे एक जगह तजावुज़ात। एक आपने देखा होगा कि ये एक नाला था जो सेठी मस्जिद से, वो बड़ा चौड़ा नाला था, अब उसको बंद करके ना तो आसपास आबादी भी हो गई है। प्लानिंग हमारी हुई नहीं है। आप प्लानिंग कौन करेगा? प्लानिंग जो लोग हुकूमत में आते हैं, प्लानिंग के महकमे भी हैं। आप क्या समझते हैं उन्होंने किया है? देखिए कितने कीमती जाने ज़ाया हुई हैं इस मसलों में, उन्होंने क्यों नहीं की? मतलब समझते हैं कि वही जिस तरह की यहाँ पर अहम ज़रूरत है, क्यों नहीं इस तरफ गए? वो बस उस तरफ तवज्जो नहीं दी, और हमारे जो मेंबरान हैं उन्होंने भी उस पर कोशिश नहीं की जो आते रहे। आपका फोकस है इस पर? इंशाल्लाह इस पर हम लायमल है, बहुत कुछ सोचा हुआ है, क्योंकि बड़े बड़े काम है एबटाबाद में, ये चीज़ बहुत ज़्यादा जो है ना, अगर सीवरेज की बात करूँ, तजावुज़ात की बात करूँ, बहुत ज़्यादा है। अगर एक सीवरेज सिस्टम का ही अगर वो ठीक हो जाए ना, तो बहुत सारे मसाइल जो जिस तरह बारिश होती है तो हम सप्लाई में रुक जाते हैं, बिल्कुल, और मंडियाँ से आगे नहीं जा सकते। 2-2 घंटे हमारी ट्रैफिक वहाँ उस पानी की वजह से बंद रहती है। तो अगर वही ठीक हो जाए ना तो बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। अच्छा सैयद सलीम शाह साहब, हल क्या है इसका? लेकिन इसके लिए तो जहाँ कुछ फंड भी मुहैया करने पड़ेंगे, जाहिर है उसके बगैर तो ये हो नहीं सकता। उस तरफ इन लोगों ने तवज्जो नहीं दी। ऐसे हुआ कि किसी जगह कोई 10 फुट का गली बना दी, कुछ सीढ़ी बना दी अपने वोट हासिल करने के लिए। जो मेगा प्रोजेक्ट थे जिससे आवाम के मसाइल हल होते ना, उस तरफ तवज्जो नहीं दी गई। तो हम इंशाल्लाह बुनियादी तौर पे सबसे पहले उन चीज़ों पे तवज्जो देंगे जो आवाम के लिए मुश्किलात बनी हुई है।
आपने बड़ी एक अहम बात की कि वोटर्स कि ये जितने कि बस जब हुकूमत में आते हैं तो वोट लेने के लिए कहते हैं, फिर बाद में नाराज़ हो जाते हैं वोटर ना, तो फिर ये जो ऑपरेशन तो नहीं रुके, क्यों हो, कितने बार जो है यहाँ पर ऑपरेशन शुरू होकर रुके हैं? नहीं ऐसे ही, क्योंकि आप सूबाई से भी हैं और कौमी से भी हैं, तो ये मसाइल ये देखिए कितनी सियासी हल नहीं कर रहे। नहीं ऐसे हुआ है कि अभी तक वो पोल चेंज नहीं कर सके, ठीक है, हालांकि दुकानें तोड़ दी, सब कुछ हुआ, तो उसके बाद वो काम अधूरा रह गया। अधूरा इस वजह से रह गया कि इनकी अपना ये सोच रहे थे, इन पे कुछ सियासी चीज़ें थी। एक आदमी उसने कहा जी ये काम शुरू कर लिया, तो इन चीज़ों को फिर इनसे गुजरना पड़ता है। ठीक है, देखें ना, वो जब आपने आवाम के लिए काम करने होते हैं तो वो फिर उसका रिज़ल्ट आगे जाके आता है। तो अगर हम एक वोट के लिए या एक ख़ानदान के लिए सोचेंगे तो फिर मसाइल हल नहीं होंगे। मतलब आप ये चाह रहे हैं कि जो मसाइल जो हैं उसको हल करना है आपने, इंशाअल्लाह। अच्छा, इस तरह आजकल हालात आपको पता है, मैशियत हमारी मुल्क की जो है ना काफ़ी जो है मसाइल बने हुए हैं यहाँ पर। रोटी कपड़ा मकान का नारा जिस तरह है, तो क्या इसको बिल्कुल जिस तरह आपने भी कहा कि हमारी ऐसी स्कीम्स होंगी जवानों के लिए, तो कैसे इस हालात में कैसे उसको करेंगे, थोड़ा सा बताएं। देखिए रोटी कपड़ा और मकान का नारा जो हमारा है ना, पहले तो ये था, अब तो बिजली के बिल भी आ गए ना। तो रोटी कपड़ा अब हम सोचे कि ये कपड़े लेके हमारे घर आ जाएंगे, ऐसे तो नहीं है। वो नारा ऐसे था कि हम रोजगार मुहैया करेंगे। सही, देखा ना, जब किसी पीपल्स पार्टी दौर में मिले भी हैं, मजदूर की उन्होंने सोचा भी। हमने हमेशा जब पीपल पार्टी की हुकूमत आई है तो उन्होंने सबसे पहले रोजगार की तरफ सोचा है ताकि आवाम को रोजगार मिले। अब देखें ना, अगर हम एयरपोर्ट बना लें तो जेब में पैसे ना हो तो जहाज पे हमें कोई नहीं बैठाएगा। वो तो कितने दफ़ा कह चुके हैं, बन भी चुके हैं मेरे ख्याल कागज़ों में। तो जब हमारे पास पैसे होंगे ना, तो हम अगर पैदल भी चल के आएंगे तो मुतमईन होंगे। तो सबसे पहली चीज़ ये है ना कि रोज़गार होना वो ज़रूरी है। अगर हम रोज़गार दे देंगे, सैलरी उसके मुताबिक होगी तो महंगाई भी कंट्रोल हो जाएगी। देखे ना, एक आदमी के पास क़ुव्वत ख़रीद होगी तो एक आदमी के पास 100 रुपया, वो 100 रुपये की चीज़ तो दूसरे के पास है ही 10 रुपये, तो 10 रुपये वाले को 100 रुपये वाले के बराबर लेके जाना है, तो तब जहाँ चलेगा काम। मतलब आपका ये है कि पीपल्स पार्टी का जो मंशूर है वो मजदूर तबके वाले उसके लिए, ना कि वो बड़े जागीरदारों और बड़े सनतकारों के लिए, ऐसे ही है। हाँ, एक टाइम पे सोशलिज्म का नारा लगा, आवाम को समझ नहीं आई, मौलवियों ने भी कहा कि ये कुफर का फतवा दे दिया उन्होंने। हालांकि सोशलिज्म ये है बराबरी की सतह पे लेके आना। ठीक है, इंग्लिश का लफ्ज़ था तो लोगों को किसी और तरफ लेके चले गए। तो यही है कि हम कहते हैं कि जो नहीं चल रहा ना, उसको पकड़ के हम बराबरी में चलाएं अपने साथ। ऐसा ना हो कि हम भाग के आगे निकल जाएं और वो उधर बैठा रहे। बेशक, बिल्कुल। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार हमारे साथ सैयद सलीम शाह साहब, जो कि उम्मीदवार है हल्का NH-17 और PK 45 के, हमारे साथ मौजूद है। बात हो रही है, वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर आते हैं, कहीं नहीं जाए, हमारे साथ रहें। जी नाज़रीन, एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। हम मौजूद हैं एबटाबाद में। यहाँ पर हम जो है आज हमारा जो खुसूसी प्रोग्राम, हमारे साथ हल्का NH-17 और उसके साथ NA-45 के यहाँ पर कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के उम्मीदवार सैयद सलीम शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत हो रही है। अच्छा सर, ये बताएं, जिस तरह की पीपल्स पार्टी की आला क़यादत, जिस तरह नून लीग ने तो अपने जलसे कर लिए, नवाज शरीफ साहब ने बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट गिनवा दिए, तो वो एक बार फिर आए हैं बड़े जोश खरोश। पहले आए थे एक दफ़ा, तो वो वादे वफा तो ना हो सके। आपकी पीपल्स पार्टी की जो है आला क़यादत आ रही है, तो वो भी कुछ ख़ास हज़ारे पे उनका क्या सोच रखते हैं और क्या समझते हैं कि यहाँ पर वो कौन सी बेरूमी हैं, जो कि नारे तो हर पार्टी लगाती है, तो पीपल्स पार्टी का क्या इसमें जो है किरदार होगा अभी आगे? ऐसे जी कि जब हमारी इलेक्शन कैंपेन शुरू हुई है ना, तो वो एबटाबाद से पहला जलसा जो हमारे चेयरमैन साहब ने किया KPK में, तो वो एबटाबाद में किया। वो इलेक्शन कैंपेन के हवाले से था। अच्छा, तो जब कैंपेन हमारी इलेक्शन की शुरू हुई है ना, तो एबटाबाद से शुरू हुई है। तो एंड भी जो है ना एबटाबाद में होगा। तो हमने अपनी 4 तारीख का हमारा एक प्रोग्राम है, हमने किया, तो उसमें हम आला क़यादत से हैं, क्योंकि वो भी इलेक्शन के दिनों में सारे मसरूफ़ होते हैं। वो उन्होंने हमें कहा है कि हम जो भी हम में से होगा आला क़यादत में से, वो इंशाल्लाह वो यहाँ आएँगे। तो जैसे भी होगा वो
प्रोग्राम में जब वो हमारी आला क़यादत आ जाती है ना, फिर हमारी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो जाती है। जो वो बोल रहे होते हैं फिर वो कहते हैं कि जी हमने क्या करना है, यहाँ पे कैसे है, हमने तो उनके सामने अपने मुतालबात रखने होते हैं। वही मैं यही कहना चाह रहा हूँ। देखें यहाँ पर ज़ाहिर बात है आप नहीं बताना है ना कि यहाँ पर ये मसाइल है, इसको हल करना है, वो समझते होंगे इस बात पे। तो उस बारे में क्या कहते हैं, कौन से ऐसे काम है जो आप समझते हैं कि वो इस बारे में यहाँ पर उनका एक फोकस होगा जो आपके मंशूर का हिस्सा है? हमारे क्योंकि हम हर हल्के का अपने अपने मसाइल होते हैं। ठीक है, ज़ाहिर है पिंडी की ओर हैं, हमारे हल्के की ओर हैं, आगे जाएंगे तो मनसेरा में कहीं और होंगे। हम अपने हल्के के मसाइल जो है ना, मैं उनको उनके सामने रखूँगा। ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि उसको वो पूरा भी करेंगे, क्योंकि पार्टी जब इक़्तिदार में होती है तो वो सारे काम करती है। तो ये ऐसे है कि हमारे बहुत सारे ऐसे 23 इलाके हमारे साथ शामिल हैं। ठीक है। इस NA-17 में तो वहाँ जो पीछे का एरिया है इधर, उसमें भी तालीम के बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हमारे बच्चे रह जाते हैं। वहाँ स्कूल कॉलेज जो हैं वो बहुत, अगर इधर आके करेंगे तो वो खर्चात बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। इस तरह उधर भी इस तरह रोडों के बहुत सारे मसाइल हैं, पानी के बहुत सारे मसले हैं, सेहत के हवाले से देखें। हाँ, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं सेहत की हैं। तो ये उनके सामने हम रखेंगे अपना एक चार्ट बना के कि जी ये मसाइल हैं हमारे, तो वो ख़ुद भी बयान करेंगे। और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अगर हम आ गए तो ये चीज़ें उनसे लेंगे। ऐसे है जी कि अब जब तकसीम होती है ना फंड्स तो वो नेशनल असम्बली के मेंबर को भी वही पैसे मिलते हैं, सूबाई असम्बली के मेंबर को भी वही मिलते हैं। जो वज़ीर बन जाते हैं थोड़ा सा उनका मामला और तरह का हो जाता है कि उनको थोड़े इजाफी पैसे उनके मखसूस फ़ंड भी होते हैं, वो भी इस्तेमाल करते हैं। असल में मैंने पहले जो बात की है ना कि हर इलाके के मसाइल अपने अपने। नहीं सर, मैं एक बात मैं उस बात को तरफ आ रहा हूँ जो आपने सवाल किया है कि पिंडी का अगर MNA है ना तो उसको इतने फ़ंड की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसको वही मिलेगा। और हमारा जो ये है उसको भी वही मिलेगा। तो उसको वहाँ ये वकालत करनी चाहिए कि हमारे खर्चात जो हैं, हमारे मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ ख़र्चा ज़्यादा होगा, लिहाजा पिंडी में से जो MNA है उसको कम मिले और हमें उसका ज़्यादा हिस्सा मिले। वो तो देखें ना, फिर फ्लोर पे जो बात करनी होती है उस हिसाब से लेने पड़ते हैं। तो अगर फंड बराबर मिलेंगे तो हमारे मसाइल हल नहीं होंगे, उनके हो जाएंगे, लेकिन हम वहाँ के वहाँ रह जाएंगे। देखिए मैं ये भी पूछना चाह रहा हूँ कि देखें जिस तरह के फ़ंड तो आए हैं, फ़ंड को लगाना भी होता है, तो आप क्या समझते हैं गुज़श्ता जितने भी फ़ंड इधर एबटाबाद या हज़ारा के लिए आए हैं वो लग गए हैं या? अब आप हरीपुर को देखें। हाँ ये बात है, अब मुआवजा कर लें। देखिए एबटाबाद और हरीपुर को देखें और यहाँ एबटाबाद को देखें ना, लगा हुआ नज़र आता है, तो यहाँ लगा हुआ नज़र नहीं ये आता। बात मैं ये चीज़ पूछना चाह रहा हूँ सर कि आप मतलब इसमें कैसे रोकेंगे? देखें यहाँ पर तो फंड आते लगे, आगे से ठेकेदारी सिस्टम है, वो उनको खुश करने के लिए ये चीज़ें बड़ी खराब। वो हमारे फंड अगर हैं आते हैं, लेकिन वो इस तरह इस्तेमाल ऐसे होते हैं कि वो किसी सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो सकते। उसमें ये भी होता है कि जिस मेंबर का फ़ंड आता है वो कुछ अपने पैसे रख लेते हैं, कुछ दूसरे, और इस जगह पे ऐसी जगहों पे इस्तेमाल कर लेते हैं कि वो किसी के काम भी नहीं आ सकते। मैं एक मिसाल दूं कि हमारा एक रोड बना हुआ है, आबादी के करीब जाके ना, जहाँ से उसने वोट लिए हैं तो वहाँ 100 गज़ उसने पक्का कर दिया, और जो पीछे से मेन सोर्स है वहाँ उसी का जैसे है उस तरह ही रह गया है। तो ये इस तरह के फंड जो है ना होते रहे तो वो कोई काम ख़ास हो नहीं सका। ये बात हुई है। हरीपुर में उन्होंने किसी एक प्रोजेक्ट पे फोकस किया, उसको कर दिया, उसका फ़ायदा पूरी आवाम को, हमें भी है। हम भी जब उन रोडों से गुजरते हैं तो हमें भी फ़ायदा है। तो वहाँ की आवाम भी जब जा रही होती है तो वो उन्होंने काम ऐसे किए हैं, हमने काम कुछ और तरीके से किए हैं, अनसेटल तरीके से हम चलते रहे तो बस ऐसे हो गया। देखिए यही बात अभी आपने हरीपुर की मिसाल दी, यहाँ पर डिप्टी स्पीकर रहा, वज़ीर आला इधर के रहे, अच्छी मिनिस्ट्रियाँ रही यहाँ पर, तो उनको तो एक मौका मिला उन्होंने कर दिया, तो क्या आवाम फिर उनको इत्मीनान दोबारा कर सकती है या करना चाहिए? ये तो अब ऐसे ही है कि जमहूरी अमल ही ऐसे है कि फिर क्यों आवाम उसको वोट दोबारा दे देती है, फिर क्यों बार बार वो मुंतखब होते हैं? एक और मैं मिसाल अगर आप जी बिल्कुल दें। ये अभी आपने देखा होगा कि जगह जगह गैस का काम शुरू हो गया, क्योंकि ये हम कर रहे हैं, पैप फेंक रहे हैं, ये हो रहा है।
ये हमारे यहाँ एबटाबाद के जो मेंबर हैं ये आखिरी टाइम पे जो है ना 5 साल गुजार लेते हैं, 4.5 साल आखिरी टाइम पे जाके ना किसी जगह थोड़ा थोड़ा कहते हैं कि जी ये करने वाले हैं, हम ये करने वाले हैं, तो वो होता कुछ भी नहीं, होगा ये भी नहीं, लॉलीपॉप देते हैं। हाँ, ये होगा नहीं, कहेंगे कि जी वो हुकूमत आई है, बस इलेक्शन हो गए, अब इसके फंड ख़त्म हो गए, ये हुआ। तो वाम क्यों नहीं समझती, कब मैच्योर होगी माम? यहाँ भी अब मैं फिर गिला करते हैं, फिर जी हमारे काम यही पैगाम दूंगा कि यहाँ भी चेंजिंग लाएंगे तो ये होगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। चेंज नहीं लाएंगे ना, वही लोग होंगे तो उनको पता है हमें ही देंगे, क्या किसको देंगे वोट, तो इसी तरह वो कर देखिए, मैं खुद जर्नलिज्म, मैं खुद हज़ारा में काफ़ी प्रोग्राम्स किए, हर इलाके में गया हूँ। यकीन करें, इन लोगों को जो मिनिस्ट्रियाँ मिली हैं, चाहे बड़ी पार्टियाँ जो दौर रही हैं पहले हुकूमतों में, उन्होंने मुझे कुछ नज़र नहीं आया। तो जब मैं खुद एक जर्नलिस्ट, एज ए जर्नलिस्ट में बात कर रहा हूँ, तो मैं अगर खुद आके यहाँ पे देखता हूँ इतने मसाइल, लोगों की फरियादें होती है, लेकिन जब इलेक्शन आते हैं फिर अवाम उनकी तरफ क्यों लौट जाती है? बस ये आखिरी टाइम का जो धोखा होता सोचना चाहिए इनको। हाँ, तो इनको ये फिर मैसेज सोचना चाहिए, फिर ज़रा इनको समझाएं, आप भी अपनी ज़ुबान में मैसेज दें कि भाई आजमाइयों को बार बार नहीं आजमाया जाता, एक बार नहीं कई बार। मैं तो यही आप अपने हल्के की अवाम को भी पैगाम दूंगा कि बार बार उन्हीं लोगों को ना आजमाएं। और मैं तो समझता हूँ कि अगर मोमन है ना, तो मोमन जो है ना, अगर एक सुराख से डस गया है तो दूसरी दफ़ा उस सुराख से नहीं डसता, तो मोमन बन के दिखाएं कि बार बार उस तरफ ना जाएं। किसी एक दफ़ा तो चेंज लाएं आप, तो इंशाल्लाह देखेंगे आपके हल्के की और तकदीर बदल जाएगी। मकसद ये है कि अवाम फिर अगर उनको मुंतखब करेगी तो 5 साल फिर वही रोना हो जाएगा। रोना धोना तो हमारा सदियों से लगा है, 75 साल हो गए यहाँ पे जो हो रहा है काम, तो कुछ भी नहीं हुआ। मैं तो इस दफ़ा जो मताब साहब के हल्के में हम गए, देखा उसको, तो हम सोचते रहे कि उन्होंने इधर अगर कुछ नहीं किया तो उधर किया होगा, वहाँ भी कुछ नहीं है, तो वहाँ के अवाम भी रो रहे हैं। तो चलें, कोशिश हम करते हैं, आखिरी कोशिश है, अगर उन्होंने कर दिया तो कर दिया, देखेंगे क्या क्या हो रहा है। तो हम जो लोग बैठे हुए हैं, आगे हमारी नस्ल है, हमारे हल्के में जो लोग हैं उम्रें गुजार दी हैं, तो अगली नस्ल के लिए कुछ सोच के कुछ फ़ैसला कर लें ताकि वो आसानी से रह सकें। हमारे तो 10-20 साल जब यही है, ज़िंदगी का तो कोई पता नहीं है, 1 मिनट में ख़त्म हो जाए, लेकिन हम कोई 20-30 साल बाद जो बुज़ुर्ग लोग हमारे हैं ना, वो इसमें नहीं रहेंगे, अगली नस्ल के लिए कुछ कर जाएँ। मकसद आपका कहना ये सैयद सलीम शाह साहब के अवाम जो यूथ है, ख़ास तौर जो बेरोज़गार है, उनके लिए ऐसे प्रोजेक्ट्स आएंगे, चाहे उनको नौकरी ना भी मिले तो अपना वो रोज़गार भी कर सकेंगे, और उनको कुछ बेनिफिट, ऐसा कोई स्कीम्स आपके पास, जिस तरह यूथ की आपने यूथ कार्ड की बात की, तो उसमें उनको इतने पैसे मिल सकेंगे कि वो आराम से अपनी इज़्ज़त से ज़िंदगी गुजार सकें, मकसद उनके लिए है। तो नौजवानों को भी एक मैसेज दे दें आखिर में कि इससे पहले तो वादे किए गए, तो नहीं, इससे पहले तो बहुत सारे वादे, तो क्या मैसेज देंगे आखिर में? आखिर में यही देंगे कि अगर नौजवान जो है ना, जिस तरह हमने यूथ का प्रोग्राम यूथ कार्ड का बनाया है, डिवीज़न की सतह पे यूथ सेंटर का क़याम होगा, तो मैं यूथ को ये कहूँगा कि इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी हैं, आगे उन्होंने इसकी बागडोर भी संभालनी है, तो आने वाली यूथ होगी ना, उसके लिए कुछ सोचें, ताकि जो पिछले वादे होते रहे वो सबके सामने, तो हम जो इंशाल्लाह करेंगे इसको पूरा करके दिखाएंगे। तो यूथ भी हमारे साथ उस तरह चले जैसे हम उनके साथ चल रहे हैं, ताकि वो अब आने वाले जो पिछले उनके होंगे जो नौजवान नस्ल होगी, ताकि उनके लिए कुछ बेहतरी हो सके। तो इसको तीर के निशान को याद रखना, ताकि 8 फरवरी को जो इलेक्शन होने जा रहा है, तो ये तीर को याद रखेंगे तो ये सारे मसाइल तभी होंगे, तब ये मंशूर पे हम अमल कर सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये थे सलीम शाह साहब, जिन्होंने बड़े तफसीलन अपनी जो है मंशूर, इनका जो ख़ास फोकस, मैंने बात हुई इनसे, तमाम बातें सुनी, लेकिन इनकी जितनी भी बातें थी वो एक आम तबके के लिए थी, और वो जेन्युइन मसाइल जो कि आज हमारी आवाम को, क्या आम हर ख़ानदान परेशान है, चाहे वो बेरोज़गारी की हम बात करें, इसके साथ बिजली के बिलों की बात करें, गैस के बिलों की बात करें, ज़ाहिर बात है इनकम होगी किसी के पास तो वो चीज़ें हल होगी। तो इनका जो मंशूर था, जिस तरह पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन
ने पहले भी काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट्स शुरू किए थे जिसमें आज भी आम जो तबका है वो मुस्तफ़ीद हो रहा है। तो आगे के लिए जिस तरह उन्होंने बड़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स में देखा मंशूर, तो उन्होंने बात भी की कि आम आवाम के लिए बहुत ही ज़्यादा रिलीफ वो लेके आएंगे अगर 8 फरवरी 2024 को होने वाले इलेक्शन में आप पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। तो हमारे साथ आज के खुसूसी मेहमान जो थे सैयद सलीम शाह साहब, जो कि एबटाबाद से NA 17 और PK 45 के उम्मीदवार हैं, तो उनका भी यही कहना है अगर आप तीर पे ठप्पा लगाएंगे तो ये मसाइल जो मैंने बयान किए तो वो हल होंगे। नाज़रीन के साथ हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने जा रहा है। अगले प्रोग्राम के साथ फिर हाज़िर होंगे। अपने मेज़बान महर सीमा आपको इजाज़त दें। दुआओं याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।